हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम लोगों ने आर्टिकल 75 तक का हिस्सा कंप्लीट कर लिया था। 74 में क्या था? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 75 में अन्य मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध मैंने यहाँ पे बताए थे, 75(1), 75(2), 75(3), वो पूरा कंप्लीट किया था अपन ने। तो 75 तक कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग आर्टिकल 76 पढ़ेंगे, भारत के महान्यायवादी। ठीक, उसके साथ साथ हम लोग आर्टिकल 165 भी देखेंगे जिसमें महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार में होता है, महाधिवक्ता राज्य सरकार में होता है। ठीक, तो वो अपन आज के वीडियो में कवर करेंगे। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा देखिए, उप प्रधानमंत्री वाला भी एक टॉपिक है। देखिए, उप प्रधानमंत्री जो है, उप प्रधानमंत्री का कोई पद संवैधानिक पद मतलब संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है। उप प्रधानमंत्री के पद को, उप प्रधानमंत्री को विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य के लिए उस पद का सृजन किया जाता है, उस पद को लाया जाता है विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य के लिए। राजनीतिक उद्देश्य का मतलब मैंने जैसे कि देखिए, मेजॉरिटी कोई भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई लोकसभा में, ABCD 4 पार्टी हैं। ठीक, तो अगर कहीं कोई भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, 273 के लिए, बहुमत के लिए क्या चाहिए? 273 का आंकड़ा चाहिए। अगर चारों पार्टी में से किसी को भी 273 का आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ तो वो लोग क्या करेंगे? अलायंस करेंगे, गठबंधन करेंगे। अब जब गठबंधन की सरकार बनेगी, ए के पास कितना सीट है? 260 सीट है, और पार्टी B, C और D, तो डी के पास कितना सीट है? 15 सीट है। तो डी जब ए के साथ अलायंस करेगा तब सरकार बनेगी। तो डी क्या बोलेगा? मेरे पास हालांकि 15 सीट हैं, सीटों की संख्या मेरे पास कम है, लेकिन आप मेरे बिना सरकार नहीं बना सकते, तो मेरे जो इसका प्रमुख है उसको क्या बनाने पड़ेगा? उसको उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री बनाओ बोल देगा। इसीलिए उप मुख्यमंत्री का भी कोई पद ऐसा संवैधानिक पद नहीं है। उप मुख्यमंत्री भी राजनीतिक उद्देश्य के कारण बनाया जाता है। वैसे उप प्रधानमंत्री का भी कोई पद नहीं है। अब जब अलायंस होगा किसी पार्टी से, तो वो पार्टी का भी जो मुखिया रहेगा वो क्या कहेगा कि मुझे भी पद चाहिए, बहुत ज़रूरी पद चाहिए। तो उप प्रधानमंत्री का पद इस प्रकार से सृजन किया जाता है राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जब कोई पार्टी जो है अलायंस करती है तो उसके भी अधिकारी को, मतलब उसके भी जो प्रमुख है उसको पोस्ट देने के लिए उप प्रधानमंत्री का पद सृजन किया गया है। उस उप प्रधानमंत्री समय समय पर बनाया जाता है। अभी तक उप प्रधानमंत्री 7 हुए हैं भारत में, कुछ उप प्रधानमंत्री हुए हैं 7। पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 7वें उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, केवल ये ध्यान रखिएगा कि उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद मतलब संविधान में नहीं बताया गया है, उसके लिए राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका सृजन किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यही इतना ही है। उप प्रधानमंत्री में कुछ खास नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा। आज हम लोग महान्यायवादी वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो महान्यायवादी अपन स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल 76। ठीक है, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, इसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ये क्या होता है? देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी या देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी कौन होता है? देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी या कानून अधिकारी होता है। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। नियुक्ति, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति, जैसे कि मैंने बताया था, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत कि संवैधानिक पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, उसमें महान्यायवादी भी आता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। जिसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? जिसकी योग्यता, महान्यायवादी की योग्यता कितनी होनी चाहिए? उतनी ही योग्यता होनी चाहिए जितना एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की योग्यता होती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की योग्यता क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म भारत में अनिवार्य नहीं है। उसके बाद दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की योग्यता एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक वकील रहा हो। ठीक है, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 साल तक क्या होना चाहिए? वो वकील होना चाहिए, मतलब अधिवक्ता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक हाई कोर्ट में, एक या कोई कितने भी हाई कोर्ट मिला के लगातार कम से कम 10 साल तक कौन रहा हो? अधिवक्ता रहा हो। अथवा, ये याद रखिएगा ना, कोई एक, ये या फिर ये, एक या एक हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। दोनों में से कोई एक एलिजिबिलिटी अगर फुलफिल करता है, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक जज रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, या फिर
पारंगत विधिवेता हो, कानून का जानकार हो। विधिवेता का मतलब राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेता हो, मतलब पारंगत रूप से कानून का जानकार हो। अगर ये तीनों में से, ये तो होना ही चाहिए फर्स्ट नंबर का, भारत का नागरिक तो वो होना ही चाहिए। ये तीनों में से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो वो महान्यायवादी बनने के काबिल होगा। उसकी योग्यता ये होनी चाहिए, और यही सेम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी योग्यता होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा तो उस समय इसको और भी बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रखिए कि महान्यायवादी की योग्यता उतनी ही होनी चाहिए जितना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की योग्यता होती है। ठीक, ये ध्यान रखिए अपन। अब ये इसका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। संविधान में इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? जो महान्यायवादी होता है, ठीक है, जो महान्यायवादी होता है वो सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। सरकार क्या करती है कि जब भी कानूनी मामले में कोई सलाह लेना होता है, जैसे कि कोई भी नियम बना रही है, कोई भी योजना ला रही है, जैसे कि एनआरसी, सीए एनआरसी लाई, तो उसमें वो महान्यायवादी से वो पूछेगी सरकार जो है वो कि इसमें कानूनी कोई दांव पेच तो नहीं है, मतलब कानूनी रूप से ये ठीक तो है, तो ये उससे सलाह लेगी सरकार महान्यायवादी। तो कानून के मामले में उसको जानकार बहुत होना चाहिए, क्योंकि विधि के मामले में, कानून के मामले में जितना भी डिसीजन होता है, मतलब जितना भी सलाह देती है सरकार को, वो महान्यायवादी ही देता है। ठीक है, तो अभी कौन है महान्यायवादी? के वेणुगोपाल। इसके पहले कौन थे? मुकुल रोहतगी थे। अभी कौन है? के वेणुगोपाल हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने का काम करते हैं। तो इसमें इसीलिए इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ये कार्यकाल जो रहता है सरकार की अनुमति तक रहता है, सरकार के परमिशन तक। कैसे? जब भी सरकार रहेगा, जितने साल तक सरकार रहेगी उतने साल तक वो महान्यायवादी रहेगा। सरकार जब भी चाहे, प्रधानमंत्री जब भी चाहे, महान्यायवादी को राष्ट्रपति बोल के महान्यायवादी को उससे पद से हटा सकता है। ठीक है, तो सरकार के सामान्यता क्या करते हैं? सरकार के बने रहने तक ही महान्यायवादी का पद बना रहता है। अब जब नई सरकार आती है तो वो अपने लिए फिर नए महान्यायवादी की नियुक्ति करवाती है राष्ट्रपति से बोल के। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करके महान्यायवादी को कभी भी हटा सकते हैं। इसलिए संविधान में इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, ये याद रखिएगा। अब हटाने की प्रक्रिया क्या है? इसका भी कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। केवल प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे और राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति महान्यायवादी को पद से हटा देंगे। ठीक है, तो हटाने की प्रक्रिया भी कुछ नहीं है संविधान में। त्यागपत्र, जो महान्यायवादी वो त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही पद धारण करते हैं, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक महान्यायवादी का पद रहता है। राष्ट्रपति से जब चाहे प्रधानमंत्री की सलाह पर महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसका वेतन क्या होता है। वेतन जो भी है संविधान में निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन मिलता है। संविधान में इसका वेतन इसलिए निर्धारित नहीं है क्योंकि ये जो होता है निजी विधिक कार्यवाही से भी इसे रोका नहीं जा सकता। जैसे कि मैं बोलूँगा या फिर आप बोलें या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति, कोई भी आम आदमी भी अगर कहीं महान्यायवादी को अपना केस लड़ने के लिए बोलता है तो महान्यायवादी सरकार की परमिशन से उसका केस लड़ सकते हैं। उसको निजी कार्यवाही है ना, निजी केस लड़ने से, किसी का पर्सनल केस लड़ने से भी रोका नहीं जा सकता। तो चूंकि मेंस में इसको लिखने के काम आएगा, देखिए, तो चूंकि इसे निजी विधिक कार्यवाही से भी नहीं रोका जा सकता, ये सरकार का तो केस लड़ता ही है किसी मामले पे, लेकिन उसके साथ साथ महान्यायवादी, क्योंकि आम आदमी का भी केस लड़ सकता है, इसलिए महान्यायवादी को वेतन नहीं दिया जाता। वेतन निर्धारित नहीं है, केवल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय समय पर इसको वेतन मिलता है। ठीक है, राष्ट्रपति जितना चाहेगा उतना वेतन उसको देगा, वरना संविधान में कोई वेतन निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि वो निजी विधिक चुनाव भी, मतलब निजी आम आदमी का भी केस लड़ सकता है इसलिए। ठीक, इसकी कार्य और शक्तियां क्या होती हैं महान्यायवादी की? देखिए, भारत सरकार को विधि संबंधित विषय में सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। मैंने आपको अभी बताया विधि या कानूनी मामले पे जितना चीज़ होता है उसका ये सरकार को क्या करता है? ये सलाह देने का काम करता है। ठीक है, विधि संबंधित विषय पे, कानून से संबंधित विषय पे सलाह देगा, जो राष्ट्रपति उसको बोलेगा कि इस मामले पे आप सलाह दीजिए करके, तो फिर वो सलाह देगा उसको। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलेंगे, राष्ट्रपति महान्यायवादी को बोलेगा और फिर वो सलाह देगा। दूसरा, कर्तव्यों का पालन। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो भी दिए गए हों, जो राष्ट्रपति द्वारा, और दूसरा क्या है? अन्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा जो भी कर्तव्य हो उसका पालन करेगा। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए जितने भी काम हैं और भी कोई अन्य कर्तव्य हैं उनका पालन करेगा। ठीक, अब देखिए राष्ट्रपति द्वारा इसको क्या क्या कार्य सौंपा जाता है महान्यायवादी को। पहला, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होना। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होता है, जैसे कि कोई भी किसी ने याचिका दायर की, जैसे कि राफेल डील में कोई याचिका दायर किया कि भाई सरकार ने इसमें घोटाला किया है करके, मान लो जाए एग्जाम्पल के लिए किसी ने दायर किया, तो भारत सरकार की ओर से वहाँ पर भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए कौन जाएगा?
ठीक है। भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए महान्यायवादी वहां पर जाएगा और भारत सरकार द्वारा दिए गए तथ्यों को वहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रखेगा, या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो बेंच बैठी है, उसके सामने क्या करेगा, उसको तथ्यों को वो रखेगा। भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो वो भारत सरकार का पक्ष रखेगा वहां पर, ठीक है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। मैंने क्या बताया था, अनुच्छेद 143 क्या है? अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामलों में सलाह लेता है, तो राष्ट्रपति अगर 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामलों में सलाह लेता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसे देता भी है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर 143(2) के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामले में सलाह लेता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये 143(1) और 143(2). तो जब कानूनी मामले में सलाह लेगा, ठीक है, जब 143 के तहत राष्ट्रपति कानूनी मामले में सलाह लेगा कोई भी चीज़ पे, तो वो क्या करेगा, वो सवाल तो पूछेगा ना, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के कौन जाएगा? महान्यायवादी जाएगा सुप्रीम कोर्ट। उसका सरकार का रिप्रेजेंटेटिव बनके, राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव बनके, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा क्या है? तीसरा, हाई कोर्ट में भी सुनवाई का अधिकार होता है। इसको सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई का अधिकार, भारत के किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, महान्यायवादी जा सकता है और भारत सरकार का पक्ष रख सकता है या किसी भी प्रकार का पक्ष रख सकता है। कोई भी विधि मामले जहाँ जहाँ राष्ट्रपति उसको जाने के लिए बोलेगा वो वहाँ जाएगा और सरकार का पक्ष रखेगा, ठीक है। कोई भी कोर्ट में जाके रख सकता है। और महान्यायवादी के क्या क्या अधिकार होते हैं? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग लेता है। महान्यायवादी क्या कर सकता है? लोकसभा की बैठकों में और राज्यसभा की बैठकों में, दोनों ही बैठकों में भाग ले सकता है। इसके अलावा जब संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के जब कोई भी पास नहीं होते हैं तब विधेयक, तो संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जा सकता है, वहाँ भी जो महान्यायवादी है वो जा सकता है, वहाँ भी वो बैठ सकता है, वहाँ भी वो अपना वक्तव्य दे सकता है, अपने विचार रख सकता है, सवाल पूछ सकता है। सब चीज़ का अधिकार है। केवल एक का अधिकार नहीं है, वोटिंग का अधिकार, ठीक। वोटिंग का अधिकार सदन में किसको है? केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही किसी भी क्या बोलते हैं विधेयक पर या किसी भी चीज़ पे वोटिंग दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो महान्यायवादी भी वो वोटिंग के टाइम पे वोट नहीं देता है। हालांकि उसे लोकसभा में भी बोलने का अधिकार है, उसे राज्यसभा में भी बोलने का अधिकार है, और जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तब भी महान्यायवादी को वहां पर बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है, ठीक। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब दूसरा देखिए, भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। ये मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब प्रकार के कोर्ट में उसको सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। तीसरा, किसी परिषद या कंपनी के निदेशक नहीं बन सकते वो। देखिए, किसी भी प्राइवेट कंपनी है या कोई भी कंपनी है, उसके निदेशक उनको नहीं बनाया जा सकता जब तक भारत सरकार की अनुमति नहीं हुई तब तक, ठीक है। वो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार है, ठीक है। तो उसको कोई भी कंपनी का निदेशक नहीं बनाया जा सकता जब तक भारत सरकार ने उसे अनुमति नहीं दी है तब तक। चौथा, भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता, सरकारी कर्म की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए निजी विधिक कार्यवाही से इसे रोका नहीं जा सकता। सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता, सरकारी कर्मचारी के श्रेणी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि प्राइवेट उसको केस लड़ने से भी रोका नहीं जा सकता, किसी के भी केस वो लड़ सकता है सरकार की परमिशन से, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या कर दिया था, सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है और निजी विधिक कार्यवाही से भी उसे रोका नहीं जाता है। अब पांचवा क्या है, इन मामलों पे क्या, अब उसका भी देखिए, निजी विधिक कार्यवाही से उसे रोका नहीं जा सकता, वो केस लड़ेगा। प्राइवेट किसी भी आम आदमी का भी केस लड़ सकता है, लेकिन उसका भी कंडीशन है। पहला, आपराधिक मामलों में किसी का बचाव नहीं करेगा वो, जब तक सरकार ने उसे परमिशन नहीं दिया तब तक। आपराधिक मामले में, कोई आपराधिक मामले, किसी हत्या, डकैती, चोरी कर दिया है कोई, तो उस मामले में उसको केस लड़ने बोलेगा तो सरकार की परमिशन के बिना केस नहीं लड़ेगा वो। दूसरा, सरकार के खिलाफ सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता, ठीक है। वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, कोई भी सलाह नहीं दे सकता या विश्लेषण, सरकार का एनालिसिस नहीं कर सकता, वो एनालिटिक नहीं है वो, ठीक है। तो सरकार के खिलाफ क्या कर सकता है, विश्लेषण या सलाह नहीं दे सकता, ठीक है। और तीसरा, जहां पेश होना है वहां पर जाने से टिप्पणी नहीं कर सकता। जैसे कि राष्ट्रपति ने बोल दिया आज इस अमुक कोर्ट में जाके भारत सरकार का पक्ष रखिए आप, तो उसके बारे में ना नहीं बोलेगा, उसको टिप्पणी नहीं करेगा कि मैं नहीं कहूँगा, इस टाइप का वो चीज़ नहीं बोल सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, 3 कंडीशन है जो उसको मानना पड़ता है, ठीक। तो ये था महान्यायवादी। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि जो 3 होते, देखिए महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक। अटॉर्नी जनरल,
सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज के समान इसकी योग्यता होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इसकी योग्यता होनी चाहिए। और सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल का सहायक होता है। इसे सहायता और सलाह देने का काम कौन करता है? अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल करता है, ठीक है। और उसको सहायता के लिए कौन होता है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल को सलाह देने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो अटॉर्नी जनरल क्या रहता है? सुप्रीम कोर्ट का जज के समान योग्यता होनी चाहिए। वैसी तरीके से सॉलिसिटर जनरल हाई कोर्ट के जज के समान योग्यता होनी चाहिए, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के समान उसकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए, ये जो महान्यायवादी होता है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है सरकार का पक्ष रखने के लिए, हाई कोर्ट में भी जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकता है। अब ये जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है, उसके ऊपर वाले में नहीं जा सकता। मतलब ऊपर वाला नीचे जा सकता है, नीचे वाला ऊपर कोर्ट में नहीं जा सकता, ठीक। तो ये याद रखिएगा। और देखिए, अनुच्छेद 165 ये हो गया पूरा महान्यायवादी वाला, पूरा कंप्लीट है ये, ठीक है। ये आप अच्छे से देखिएगा। अनुच्छेद 165 की महाधिवक्ता होगा ये, ठीक है, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता कहाँ होता है? राज्य में होता है। महाधिवक्ता की योग्यता क्या होनी चाहिए? अब देखिए, जहाँ जहाँ पर भारत सरकार आया है वहाँ वहाँ पर, जैसे कि ये महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का कानून अधिकारी होता है, वैसी विधि अधिकारी होता है, वैसी महाधिवक्ता राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है, ठीक है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक। तो नियुक्ति ये राष्ट्रपति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल। योग्यता भारत का नागरिक हो, ये कॉमन रहेगा। लेकिन हाई कोर्ट का जज नियुक्त होने की योग्यता रखता है। हाई कोर्ट के जज की योग्यता क्या होती है? लगातार 10 वर्ष तक किसी भी कोर्ट में वकील रहा हो, या फिर क्या है, लगातार मतलब कि 10 वर्ष का न्यायिक कार्य का अनुभव हो। ये हाई कोर्ट का जज की योग्यता होती है। तो वही योग्यता किसके पास होनी चाहिए? महाधिवक्ता, हाई कोर्ट के जज होने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। या परंपरा, ठीक है, ये हाई कोर्ट के जज होने की योग्यता होनी चाहिए। उसके कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है, उसका भी कार्यकाल निश्चित नहीं। हटाने की प्रक्रिया व्यवस्था नहीं है, महाधिवक्ता की भी व्यवस्था नहीं। त्यागपत्र किसको देगा? महान्यायवादी राष्ट्रपति को देता है, महाधिवक्ता राज्यपाल को देगा। वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित वेतन मिलेगा। कार्य और शक्तियां वही होती हैं भारत सरकार की जगह। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि भारत सरकार की जगह राज्य सरकार कर देना है, बाकी सब पूरा सेम रहेगा। महाधिवक्ता का भी वही काम है जो कि महान्यायवादी का होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वही काम महाधिवक्ता का स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है, ठीक है। वही कार्य और शक्तियां उसे भी दी गई हैं। ये हो गया आपका महान्यायवादी और हो गया आपका महाधिवक्ता, ठीक। तो इसको ध्यान से देखिए, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।